गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, मी शिक्षक दिलीप पवार, बृहन्मुंबई महानगरपालिका ऑनलाईन शिक्षण विभागामध्ये आपले सर्वांचे हार्दिक स्वागत। आज आपण इयत्ता 10वी विषय मराठी यामध्ये उपयोजित लेखनातील जो घटक सारांश लेखन याविषयी आपण रिव्हिजन करणार आहोत। सारांश लेखन हे आपण पहिल्या भागात पाहिलेलेच आहे, तरी आपण त्याचे आज रिव्हिजन करणार आहोत। चला बघूया सारांश लेखन। तरी हा उपयोजित लेखन यामधला एक घटक आहे सारांश लेखन। देखो, मी शिक्षक दिलीप पवार, शहाजीनगर मनप्पा हिंदी माध्यमिक शाळा शिकता कॅम्प। आपला आजचा घटक आहे सारांश लेखन। पुनरावृत्ती मतलब म्हणजे रिव्हिजन। आपण उपयोजित लेखन या भागाचे आज रिव्हिजन करणार आहोत। विद्यार्थी मित्रांनो, परीक्षेमध्ये आपल्याला सारांश लेखन हे 6 मार्कासाठी विचारले जाते आणि या उपयोजित लेखनामध्ये हे 6 मार्क आपल्याला खूप महत्त्वाचे आहेत। त्यामुळे सारांश लेखन हे सर्वांनी काळजीपूर्वक ध्यान देऊन समजून घ्यावे। बघूया 5 उपयोजित लेखन। प्रश्न पत्रिकेमध्ये हा शेवटचा विभाग असतो, विभाग 5 उपयोजित लेखन। त्यामध्ये आपल्याला हा घटक सारांश लेखन हा घटक विचारलेला असतो। तरी सारांश लेखन बघा, सारांश लेखन म्हणजे काय? पहले अपन सारांश लेखन किसे कहते हैं ये देखते हैं। बघा, उतार्यातील लेखकाने मांडलेला विचार थोडक्यात आटोपशीरपणे आणि स्वतःच्या भाषेत मांडणे म्हणजे सारांश लेखन होय। बघा, जो लेखकाने उतार्यामध्ये म्हणजे पॅरेग्राफ मध्ये जो लेखकाने विचार मांडलेला आहे, तोच विचार आपल्याला थोडक्यात आटोपशीरपणे आणि स्वतःच्या भाषेत मांडायचा आहे, म्हणजे सारांश लेखन करायचे आहे। मतलब लेखक ने जो भी पैराग्राफ में जो भी विचार रखे हैं उसको हम कम से कम शब्दों में आटोपशीरपणे मतलब व्यवस्थित और स्वतःच्या यानी कि खुद की लैंग्वेज में हमें उसको लिखना है, उसे ही सारांश लेखन कहते हैं। देखो अभी सारांश लेखन का क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है। आपल्याला प्रश्न पत्रिकेमध्ये कशा प्रकारे प्रश्न सारांश लेखनाचा प्रश्न विचारतात ते आपण पाहूया। बघा, सारांश लेखन प्रश्न 5 अ। सारांश लेखन प्रश्न 5 अ, प्रश्नाचे स्वरूप यानी की जो प्रश्न आहे तो सारांश लेखनाचा तो आपल्याला कशा प्रकारे प्रश्न पत्रिकेमध्ये बोर्डाच्या परीक्षामध्ये कशा प्रकारे विचारला जातो। बघा, कृती पत्रिकेत उपयोजित लेखन विभागात प्रश्न 5 अ मध्ये 6 गुणासाठी सारांश लेखनाची कृती विचारली जाईल। बघा, कृती पत्रिकेत यानी की प्रश्न पत्रिकेमध्ये उपयोजित लेखन विभागात यानी की आपला जो उपयोजित लेखनाचा विभाग 5 जो असतो त्याच्यामध्ये हा सारांश लेखन लेखनाची कृती करा असा प्रश्न आपल्याला विचारला जाईल। प्रश्न 5वा अ मध्ये 6 गुणासाठी हा प्रश्न विचारला जातो। दुसरं बघा, पत्र लेखन व सारांश लेखन
यामध्ये विकल्प आहे और, म्हणजे बघा पत्र लेखन आणि सारांश लेखन या अथवा मध्ये आहे, यानी कि हम पत्र लेखन लिखेंगे या तो सारांश लेखन लिखेंगे, दोनों में से हमें एक लिखना है। और में पत्र लेखन को और में सारांश लेखन आता है। आगे देखो, कृती पत्रिकेतील गद्य विभागातील प्रश्न एक ई अपठित उतार्याचा 1/3 शब्दात सारांश लिहिणे अपेक्षित आहे। बघा, हे खूप महत्वाचे आहे। आपल्याला प्रश्नपत्रिकेमध्ये पहिलाच प्रश्न असतो, पहला ही प्रश्न जो होता है गद्य विभाग में से प्रश्न क्रमांक 1, उसी में ई करके जो क्वेश्चन आता है, अपठित गद्य उतारा, तोच उतारा आपल्याला विभाग 5 मध्ये सारांश लेखनाला लिहायचा असतो। बघा, की परत ध्यानात ठेवा की आपल्याला प्रश्न क्रमांक पहिला, प्रश्नपत्रिकेमध्ये प्रश्न क्रमांक पहिला, त्याच्यामध्ये ई अपठित गद्य उतारा, तो जो उतारा असतो तो सारांश लेखनासाठी आपल्याला विचारलेला असतो, त्यावरून आपल्याला सारांश लेखन करायचे आहे। चला बघा, सारांश लेखनासाठी एक थोडीशी माहिती आहे ती बघा, आपले म्हणणे थोडक्यात सांगा। अपना जो कहना है, अपना जो सारांश लेखन की जो बात है वो हम कम से कम शब्दों में बतानी है। आजच्या धावपळीच्या युगात हे परवलीचे वाक्य, यानी कि आज की इस भागम-भाग की दुनिया में ये परवलीचे वाक्य, यानी कि किसी के पास समय नहीं रहता है, जो भी बात करनी है कम से कम शब्दों में और आगे चलने का रहता है, यानी कि ये भागदौड़ की दुनिया है। एखाद्या विस्तृत लेखनाला त्याचा संपूर्ण आशय लक्षात येईल अशा पद्धतीने संक्षिप्त रूप देणे। बघा, एखादा एक मोठा लेखन आहे, एक विस्तृत मतलब खूप मोठं लेखन आहे, तर त्याचा आशय लक्षात येईल अशा पद्धतीने त्याचं संक्षिप्त रूप करायचं आहे, आणि छोटं रूप करायचं आहे। हे महत्वाचे कौशल्य आहे। हे कौशल्य विकसित करण्याच्या उद्देशाने सारांश लेखन या घटकाचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात आलेला आहे। यानी कि एक बहुत बड़ा लेखन का एक पैराग्राफ है, कौन सी भी बात है, तो उसका पूरा आशय ध्यान में रखते हुए उसका एक छोटा रूप करने का वो एक महत्वपूर्ण कौशल्य है। हमारे अंदर का जो वो बहुत बड़ा गुण है, तो इसीलिए वो गुण विकसित होने के लिए, वो गुण विकसित करने के उद्देश्य से ये सारांश लेखन का जो घटक है, ये घटक इस अभ्यासक्रम में उसका समावेश किया गया है। देखो देखो, सारांश लेखनासाठी काही महत्वाचे मुद्दे, सारांश लेखन करते समय कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उतारा काळजीपूर्वक नीट वाचा। देखो, जो उतारा है, जो दिया हुआ पैराग्राफ है, वो हम काळजीपूर्वक मतलब एकदम ध्यान देके उसको पढ़ना है। त्यात महत्वाचे काय सांगायचे आहे किंवा त्यात कोणता विचार मांडायचा आहे हे ठरवा। देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसमें उस पैराग्राफ में क्या महत्वपूर्ण बता रहा है, क्या महत्वपूर्ण बात है, किंवा त्यात उसमें कौन से विचार रखे गए हैं, ये पहले हमें समझ के लेना है। ये समझना है कि उस पैराग्राफ में क्या दिया है, लेखक ने क्या विचार रखे हैं, क्या बात है, कौन सा विषय है, ये पहले हम जान लेंगे, उसको समझ लेंगे और हम तय करेंगे कि इस पैराग्राफ में यही विषय रखा गया है, यही बात है। तो हम जब पूरी स्टोरी पढ़ते हैं तो उसी में से एक शीर्षक निकल जाता है, एक नाम निकल जाता है कि ये इसकी स्टोरी है। उसी तरह वो जो पैराग्राफ हम पढ़ते हैं तो उसका पूरा आशय ध्यान में आना चाहिए, पूरी बात समझ में आनी चाहिए, और वो हमें फिर अपने शब्दों में उसको कम से कम शब्दों में लिखना है। दूसरी बात, उतार्यात आलेले
वाक्प्रचार, म्हणी, अलंकारित शब्द सारांश लेखन करताना वापरू नका. देखो उतार्यात जे वाक्यप्रचार आलेले असतात, म्हणी आलेले असतात, मतलब पैराग्राफ में जो भी लेखक ने वाक्प्रचार दिए हैं, म्हणी, अलंकारिक शब्द, यानी कि उस पैराग्राफ को एकदम अलंकारित किया हुआ है, एकदम सजाया हुआ है, तो हमें सारांश लेखन करते समय उस बात को टालना है. हमें वाक्प्रचार को निकालना है, मनी को निकालना है, अलंकारिक शब्द ऐसे हम सारांश लेखन करते समय हमें नहीं लिखना है, क्योंकि हमें संक्षिप्त रूप करना है, यानी कि छोटा रूप करना है, उसका कम से कम शब्दों में लिखना है. इसीलिए वो जो लेखक ने जो बढ़ावा, पैराग्राफ को जो बढ़ावा दिया है, जो ज्यादा किया है, उसको हमें शॉर्ट करना है. चलो आगे देखो. सारांश लेखन म्हणजे मोठ्या पॅरेग्राफ मधून आलेला महत्वाचा विचार थोडक्यात सांगणे. देखो सारांश लेखन म्हणजे काय करायचे आपल्याला, जो मोठा पॅरेग्राफ असतो त्याच्यामधून जो आलेला महत्वाचा विचार आहे तो थोडक्यात आपल्याला सांगायचा असतो. मतलब जो बड़ा पैराग्राफ है, जो बड़ी स्टोरी है, उसमें से जो महत्व के विचार है, यानी कि जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको हमने ध्यान में रखते हुए हमारे शब्दों में उसको कम से कम शब्दों में बताना है, कम से कम बातों में उसको बताना है. इसे सारांश लेखन कहते हैं. बघा आपको मैं एक उदाहरण के तहत बता देता हूँ. एका उदाहरणाने आपल्याला समजवतो. मित्रांनो, ज्याप्रमाणे आपण एखादा चित्रपट पाहतो आणि तो चित्रपट पाहून झाल्यावर आपल्या मित्रांना जेव्हा त्या चित्रपटाची कथा आपण सांगतो, ती कशी एकदम थोडक्यात आणि आपल्या शब्दात सांगतो, तसेच आपल्याला सारांश लेखन लिहायचे आहे. बघा आपण जेव्हा एखादा चित्रपट पाहतो, सिनेमा पाहतो, तेव्हा आपण काय करतो, पूर्ण 3 तासाचा सिनेमा पूर्ण पाहतो आणि तो सिनेमा आपण पाहून घरी आल्यावरती आपल्याला आपले मित्र, आपल्या घरची मंडळी विचारत असते, कसा होता चित्रपट, कसा आहे तो सिनेमा. तर आपण त्यांना पूर्ण 3 तासाची स्टोरी सांगतो का? नाही. तर आपण त्यांना थोडक्यात सांगतो. मतलब जब हम वो 3 घंटे का सिनेमा पूरा देख के आते हैं और वो देख के आने के बाद घर में जब हम दोस्त लोगों को वो सिनेमा का स्टोरी जो बताते हैं, जो उनकी कथा बताते हैं, तो हम पूरे 3 घंटे बताते बैठते क्या? नहीं. तो उनको एक कम से कम शब्दों में, थोडक्यात कम से कम शब्दों में हम उनको उस सिनेमा की स्टोरी बताते हैं. तो उसी तरह है, हमें जो लेखक ने जो पैराग्राफ दिया है वो बहुत बड़ा है, वो सिनेमा की तरह 3 घंटे का समझो, और हम जैसे 10-20 मिनट में उसकी सिनेमा की पूरे 3 घंटे की सिनेमा की स्टोरी बताते हैं, उसी तरह हमें इस 3 घंटे जैसा जो बड़ा पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ का एक छोटा सा पैराग्राफ 30 या 40 शब्दों का सारांश लेखन हमें करना है. देखो आगे देखो. देखो सारांश लेखनाच्या काही महत्वाच्या गोष्टी तुम्हाला सांगतो. सारांश लेखन विभाग 5 उपयोजित लेखन प्रश्न क्रमांक 5 सारांश लेखन एकूण गुण 6. गद्य विभाग 1 प्रश्न क्रमांक 1 ई मधील अपठित उतार्याचा सारांश लिहा. देखो ये आपको इस तरह का क्वेश्चन प्रश्न पत्रिका में परीक्षा में पूछा जाता है. गद्य विभाग प्रश्न क्रमांक 1 मैंने पहले ही बताया हूँ कि जो हमारा प्रश्न पत्रिका का जो पहला प्रश्न होता है उसमें से ही एक अपठित उतारा जो होता है, अपठित पैराग्राफ जो होता है, उसके ऊपर ही हमें सारांश लेखन लिखना है. और एक बात, सारांश लेखनाचा प्रश्न पत्र लेखनाला पर्यायी प्रश्न आहे. देखो यहाँ भी आप हम लोगों को ऑप्शन होता है कि चॉइस होती है कि सारांश लेखन का जो प्रश्न होता है उसको पर्यायी लेखन, पर्यायी
प्रश्न जो होता है वो पत्र लेखन का होता है। यानी कि हम पत्र लेखन लिखेंगे, नहीं तो सारांश लेखन लिखेंगे। यानी कि वो दोनों और में प्रश्न है, अथवा में है। सारांश लेखन लिखो, नहीं तो पत्र लेखन लिखो, उन दोनों में से हमें एक प्रश्न लिखना है। तो ये बात ध्यान में रखना है। सारांश लेखन करते समय सारांश लेखनाच्या काही पायऱ्या आहेत, त्या पायऱ्या आपण समजून घेऊया। बघा, दिलेल्या परिच्छेदाचे वाचन, जो परिच्छेद, परिच्छेद मतलब पैराग्राफ, जो पैराग्राफ दिया है उसका वाचन यानी कि उसको पढ़ना है अच्छे से। 2, परिच्छेदातील आशयाचे आकलन, यानी कि परिच्छेद में जो भी मजकूर है, जो भी विषय है, उसका आकलन करना है, उसको ज्ञात करना है, यानी कि उसको समझ के लेना है। तीसरी बात, मध्यवर्ती विचार जाणून घेणे। मध्यवर्ती विचार मतलब इस उस पैराग्राफ में कौन सी बात है, कौन सा विषय है, उसमें क्या महत्वपूर्ण बात है, वो हमें जान लेना है। फिर उदाहरणे, अलंकार, दृष्टांत, म्हणी यांना वगळणे। यानी कि जो लेखक ने उस पैराग्राफ में जो उदाहरण दिए हैं, जो अलंकारिक शब्द किए हैं, जो दृष्टांत, म्हणी, ऐसी जो उन्होंने पैराग्राफ में दिया है, वो हमें उसको हटाना है। यानी कि हमें कम से कम शब्दों में और एक छोटा सा पैराग्राफ बनाना है, ताकि उस छोटे से पैराग्राफ में पूरे बड़े पैराग्राफ का मतलब आना चाहिए। ऐसा पैराग्राफ हमें सारांश लेकर हमें बनाना है। 5, समजलेला विचार स्वतःच्या शब्दात थोडक्यात सांगणे। देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमें उस पैराग्राफ में जो भी बात समझ में आई है, जो भी स्टोरी, जो भी विषय समझ में आया है, वो हमें खुद के शब्दों में, यानी कि खुद की लैंग्वेज में कम से कम शब्दों में उस सारांश लेखन में लिखना है। देखो, आगे हम उस जो या जो सारांश लेखनाच्या पायऱ्या आहेत, त्या आपण एक एक करून समजून घेऊया। बघा, दिलेल्या परिच्छेदाचे वाचन म्हणजे काय करायचे, उतारा 2 वेळा काळजीपूर्वक शांततेत वाचणे। यानी कि जो पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ हम क्या करेंगे, 2 बार एकदम काळजीपूर्वक यानी कि लक्ष्यपूर्वक उसको शांततेत मतलब एकदम रिलैक्स में उसको पढ़ेंगे, एकदम ध्यान देके उसको पढ़ेंगे। जो दिया हुआ पैराग्राफ है उसको हम ध्यान देके अच्छे से पढ़ेंगे। और एक बात कि जो पैराग्राफ है, हमें प्रश्न क्रमांक 1 में जो आता है, तो हम उसको क्वेश्चन लिखते समय पहले उस प्रश्न क्रमांक 1 में उसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। वो प्रश्न हम लिखते समय, उसका आंसर लिखते समय, उसी समय हम वो पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो वो एक बार हो गया, और जब सारांश लेखन लिखने जाएंगे तभी एक बार पढ़ेंगे। यानी कि 2 बार हमारा ऐसा ही उसको पढ़ना होता है। इसीलिए ये जो उतारा होता है, जो पैराग्राफ होता है, उसको 2 बार अच्छे से पढ़ना है। और दूसरा, परिच्छेदातील आशयाचे आकलन करणे, म्हणजे उतारा नीट समजून घ्यायचा आहे। यानी कि जो अपना पैराग्राफ है, वो नीट यानी कि एकदम अच्छे से उसको समझ के लेना है। समझना है कि उसमें से क्या बात है, कौन सा विषय है, उसमें क्या करना है, कौन सी महत्वपूर्ण बात लेखक ने उसमें उस पैराग्राफ में रखी है, ये पहले हमें ज्ञात करना है, जानना है। फिर हम उसके ऊपर सारांश लेखन अच्छी तरह से आसानी से कर सकते हैं। तीसरा, मध्यवर्ती विचार जाणून घेणे। बघा, मध्यवर्ती विचार जाणून घेणे म्हणजे काय करायचं आहे, लेखकाचे नेमके सांगणे। बघा, लेखकाला नेमकं काय सांगायचं आहे, त्यामध्ये पॅराग्राफ मध्ये लेखकाने नेमकं काय सांगितलेले आहे, ते आपल्याला पहिले जाणून घ्यायचं आहे। मतलब लेखक ने जो क्या नेमकं यानी कि नक्की क्या रखा है उसमें, कि लेखक ने उसमें क्या रखा है, उसका विषय क्या है, लेखक बताना क्या चाहते हैं, वो जो बात है हम पहले उसको समझ के लेना है।
फिर महत्वाची वाक्ये अधोरेखित करणे. देखो, आपण जेव्हा तो पॅराग्राफ वाचत असतो, उतारा वाचत असतो, त्यावेळी त्यामध्ये आपल्याला जे वाक्ये, सेंटेन्स, जे शब्द आपल्याला महत्वाचे वाटतात, महत्वपूर्ण वाटतात, त्याला आपण अधोरेखित म्हणजे अंडरलाइन करायची आहे. मतलब उस पैराग्राफ पढ़ते समय हमें उसमें जो वाक्य है, जो शब्द है, जो भी हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं, जो महत्वपूर्ण लगते हैं, उसको हमें क्या करना है, अंडरलाइन करके रखना है. फिर उसको अंडरलाइन करके क्यों रखना है, पेंसिल से अंडरलाइन करके रखेंगे क्योंकि जब हम सारांश लेखन लिखने जाएंगे तभी हमें उस जो महत्वपूर्ण शब्द है उसके आधार पे हम सारांश लेखन करने में आसानी हो जाएगी. इसीलिए महत्वपूर्ण शब्दों को अंडरलाइन करके रखना है. फिर अधोरेखित वाक्य स्वभाषेत लिहिणे. बघा, जे अंडरलाइन केलेले शब्द आहेत, वाक्य आहेत, अधोरेखित केलेले जे शब्द आहेत, ते आपल्याला काय करायचे आहे, स्वभाषेत मतलब स्वतःच्या भाषेत आपल्याला सारांश लेखनात लिहायचे आहेत. मतलब जो अंडरलाइन किए हुए जो वाक्य है, शब्द है, वो हमें क्या करना है, स्वभाषित मतलब खुद की भाषा में, खुद के लैंग्वेज से हमें मन से, जैसे कि हम सोमत लिखते हैं, हमें पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे सोमत के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस सोमत जैसा भाषा उपयोग में लाना है सारांश लेखन करते समय. तो पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमें जो समझ में आया है, हमें जिस बात का आकलन हुआ है, उस पैराग्राफ में क्या स्टोरीज है, क्या विषय है, क्या लेखक ने क्या विचार रखे हैं, वो हम अपने शब्दों में रखेंगे. जैसे कि हम कोई भी बात सुनते हैं और अपनी शब्दों में उनको बताते हैं, अपने शब्दों में अपने बोल में उसको दूसरों को सुनाते हैं, उसी तरह करना है. उसी तरह पैराग्राफ पढ़ के हम अपने शब्दों से उसको लिखना है. आगे देखो, उतार्याचा 1/3 सारांश 35 ते 40 शब्दात लिहिणे अपेक्षित. बघा, उतार्याचा 1/3 सारांश म्हणजे आपल्याला 1/3 करायचा आहे. लेखक परीक्षेमध्ये आपल्याला जो पॅराग्राफ विचारलेला आहे, तो पॅराग्राफ आपल्याला 35 ते 40 शब्दात लिहायचा आहे. म्हणजे तो पॅराग्राफ आपल्याला 100 ते 120 शब्दाचा विचारलेला असतो, दिलेला असतो आणि तो पूर्णपणे वाचून त्याचा समजून घेऊन आपल्याला आपल्या शब्दात 35 ते 40 शब्दात तो सारांश लेखन लिहायचा आहे, ते विचार मांडायचे आहेत. तरी सारांश लेखन लिहिल्यानंतर शब्द संख्या लिहू नये. बघा, आपण सांगितलेलं आहे की 35 ते 40 शब्दात आपल्याला सारांश लेखन लिहायचं आहे. मग काही मुलं त्यांना वाटतं की झाले का आपले 40 ते 35 ते 40 शब्द, तर ते मोजतात, संख्या मोजतात आणि ती संख्या पण लिहितात. मतलब जब सारांश लेखन लिखने के बाद वो जो शब्द संख्या है, जैसे कि हम 35 से 40 शब्द लिखने के लिए बोला गया है, तो ऐसे शब्द गिन के उसको काउंट करके नहीं लिखना है. ये बात अच्छे से ध्यान में रखना है. सारांश लेखनाला शीर्षक नाही दिले तरी चालते. बघा, सारांश लेखनाला शीर्षक नहीं दिला तरी चालतो. मतलब हम पूरा पैराग्राफ लिखते हैं, शीर्षक कभी-कभी हम शीर्षक भी देते हैं, मतलब नाम, टाइटल देते हैं. तो यहाँ ये भी बात है कि सारांश लेखन करते समय उसको अगर शीर्षक नहीं दिया तो भी चलता है, दिया तो भी चलता है, शीर्षक अगर नहीं दिया तो भी चलता है. फिर प्रश्नपत्रिकेतील महत्वाचे, बघा, प्रश्नपत्रिकामध्ये हे काही महत्वाच्या गोष्टी आहेत. प्रश्नपत्रिकेतील सारांश लेखन उतारा 100 ते 120 शब्दाचा असेल. बघा, मी याच्या अगोदर सांगितलं की प्रश्नपत्रिकेमध्ये
जे आपल्याला सारांश लेखनासाठी उतारा दिलेला आहे तो उतारा 100 ते 120 शब्दाचा असेल। मतलब प्रश्न पत्रिका में जो हमें सारांश लेखन लिखने के लिए जो उतारा दिया है, जो पैराग्राफ दिया है, वो 100 से 120 शब्दों का होगा और उस 100 से 120 शब्दों में से हमें 35 या 40 शब्दों में अपने लैंग्वेज में वो 35 से 40 शब्दों में सारांश लेखन लिखना है। तो ये जो 100 से 120 शब्दों का जो बड़ा पैराग्राफ दिया है उसको हम पहले अच्छे से पढ़ना है, उसको समझ लेना है और उसका हमारे मन से हमें कितना उसका ज्ञान हुआ है, हमें कितना उस पैराग्राफ का आकलन हुआ है, वो समझ के हम अपने शब्दों में 35 या 40 शब्दों में सारांश लेखन लिखना है। देखो, दिलेल्या परिच्छेदाचा थोडक्यात कमीत कमी शब्दात सारांश लिहिणे अपेक्षित आहे। बघा, इथं काही महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत, तरी जो दिलेला परिच्छेद असतो, उतारा असतो, त्याला आपल्याला थोडक्यात लिहायचं आहे, म्हणजे कमीत कमी शब्दात लिहायचं आहे। असा सारांश लेखन लिहिणे अपेक्षित असते। मतलब जो परिच्छेद दिया है, हमें जो पैराग्राफ दिया है, उसको हमें क्या करना है, थोड़क्यात मतलब कम से कम शब्दों में ये सारांश लेखन लिखना है, ये अपेक्षित रहता है। ये अपेक्षा रहती है कि उसको हम कम से कम शब्दों में लिखें और उस कम से कम शब्दों में उस बड़े पैराग्राफ का पूरा मतलब हम जान सके, पूरा मतलब उस सारांश लेखन में आना चाहिए, पूरा सार आना चाहिए। ये बात ध्यान में रखते हुए हमें कम से कम शब्दों में सारांश लेखन लिखना है। दूसरी बात, परिच्छेदाच्या सारांशातून संपूर्ण आशय लक्षात येणे अपेक्षित आहे। मैंने अभी बताया कि परिच्छेदाचा जो परिच्छेद जो आहे त्याचा जो सारांश आहे तो आपण लिहिणार आहे, यानी की जो मोठा पॅराग्राफ आहे आणि त्याच्यातून आपण शॉर्ट करून, संक्षिप्त करून कमीत कमी शब्दांमध्ये जो सारांश लेखन लिहिणार आहोत, त्या कमीत कमी शब्दात लिहिलेल्या सारांश लेखनामधून आपल्याला त्या परिच्छेदाचा म्हणजे पॅराग्राफचा संपूर्ण अर्थ त्या आपल्या सारांश लेखनामध्ये आला पाहिजे, हे लक्षात ठेवावे। मतलब जो पैराग्राफ दिया है उसमें जो विषय है उसका जो पूरा मतलब है, वो जो स्टोरी है, वो हम जब सारांश लेखन कम से कम शब्दों में लिखने वाले हैं, उस कम से कम शब्दों में पूरे पैराग्राफ का, पूरे परिच्छेद का समावेश होना चाहिए, उसका पूरा सार आना चाहिए, पूरा मतलब उस छोटे से सारांश लेखन में हमें समझ में आना चाहिए, वो सही सारांश लेखन हो जाता है। आगे देखो, सारांश लेखनाची मध्यवर्ती कल्पना स्वतःच्या शब्दात मांडणे अपेक्षित आहे। सारांश लेखन करताना जो मध्यवर्ती कल्पना आहे, यानी की त्या पॅराग्राफचा नेमका विषय कोणता आहे, त्याची मध्यवर्ती कल्पना म्हणजे नेमका विषय कोणता आहे, महत्वाचा विषय कोणता आहे, कोणत्या विषयावर तो पॅराग्राफ आहे, ही लक्षात घेऊन ते आपल्याला स्वतःच्या शब्दात मांडणे अपेक्षित असते। मतलब सारांश लेखन की जो महत्वपूर्ण बात है, मध्यवर्ती कल्पना, जो मेन विषय है, जो मुख्य बात है, मेन बात है, उसको हमें क्या करना है, समझ लेना है और उसको खुद के लैंग्वेज में, खुद के शब्दों में उसको लिखना अपेक्षित होता है। आगे, परिच्छेदाचे व सारांशाचे शब्द मोजून नोंद करणे आवश्यक नहीं, यानी कि हम जब सारांश लेखन लिखते हैं, पैराग्राफ छोटा करके लिखते हैं, तो हम उसको गिन के उसकी नोंद करना, यानी कि लिखना, वो गिन के, यानी कि 35 या 40 शब्द हो गए क्या। कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं कि 35 या 40 शब्दों का सारांश लेखन लिखने के लिए बोले हैं, तो हम गिनते हैं कि
40 शब्द हो गए क्या, और 40 शब्द गिन के हम वहाँ लिख देते हैं। तो ये हमें नहीं करना है, उसको काउंट करके नहीं लिखना है, ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी बात देखो, हमने आपको यहाँ एक पैराग्राफ जो दिया है, अभी मैं बताऊंगा नीचे। तो विभाग 5 उपयोजित लेखन प्रश्न क्रमांक 5 अ सारांश लेखन एकूण गुण 6, विभाग 1 गद्य प्रश्न क्रमांक 1 ई मधील अपठित उतारा यांचा सारांश लिहा। या सारांश लेखनासाठी उतारा दिलेला आहे मी, एसएससी बोर्ड एग्जाम मार्च 2019, यानी कि अभी जो हमारा परीक्षा हो गई है एसएससी बोर्ड की 2019 में जो पेपर हुआ था, जो परीक्षा हुई थी, उसमें ये पैराग्राफ दिया था और उसके ऊपर सारांश लेखन करने के लिए बोला गया था। ये आपको मैं समझाता हूँ। देखो, ये जो पैराग्राफ है हमें 2019 में एसएससी बोर्ड के पेपर में प्रश्न पत्रिका में दिया था। देखो, इसको हम समझ लेते हैं कि बड़ा पैराग्राफ जो है, जो परिच्छेद है, जो उतारा है, उसको हमें किस तरह पढ़ना है और उसमें से क्या जानना है, और उसको सारांश लेखन के तहत अपने शब्दों में लिखना है। देखो, फुले कोणाला आवडत नाहीत, ती सर्वांनाच आवडतात, कोणाला ती पूजेसाठी हवी असतात। देखो, फुले किसी को पसंद नहीं है, सबको पसंद है। कोणाला यानी कि किसी को वो पूजा करने के लिए चाहिए, कोणाला ती हार तुरे गजरे किंवा वेणीसाठी हवे असतात। देखो, किसी को फूले जो होते हैं, फूल जो होते हैं, वो पूजा करने के लिए चाहिए होते हैं, तो किसी को हार बनाने के लिए चाहिए होते हैं, तो किसी को गजरे बनाने के, वेणी यानी कि बाल को लगाने के लिए चाहिए होते हैं। तो वो अपना अपना अलग अलग सोच है, अपनी अपनी अलग अलग सोच है। देखो आगे पण फुलांसाठी फुले या भावनेने त्यांच्याकडे कोणी पाहत नाही। फूलों के लिए फूल, इस भावना से उन फूलों की तरफ कोई भी नहीं देखता है। फुले शक्यतो वेलीवर किंवा फूल झाडावर राहू द्यावी। फूल जो होते हैं शक्यतो उनका जो वेल होती है, जो लताएं होती है, उनके ऊपर ही रहने देना चाहिए, पेड़ के ऊपर ही उनको रहने देना चाहिए। ती गळून पडतील तर गोळा करावी, वो अगर अपने आप नीचे गिर जाएंगे तो उसको जमा करना चाहिए। परिजातकाचा सडा आपण सतत पाहतच असतो। परिजातकाचा, फूलों मतलब फूलों का सड़ा, सड़ा मतलब बहुत सारा नीचे गिरना। तो जो फूलों के पेड़ के नीचे हम बहुत सारे फूल बहुत बार देखते हैं। वेलीवरचे फुले कोमजण्याची वेळ जाणून घेतली व त्यापूर्वी काही तास ती तोडली तर फुलांच्या दृष्टीने ते न्यायाचे होईल। देखो, कोमेजण्याची यानी कि वो कब सूखने वाले हैं, वो समय अगर जान लेंगे और उसके थोड़े पहले समय में अगर उसको काटेंगे तो वो सही हो जाएगा। फुलांचा विचार असा भावनात्मक पातळीवरून करू नये असे अनेकांना वाटेल, पण फुलांची कोमलता भावना स्पर्श करणारी असते। फुले म्हणजे निसर्गाचे भाव काव्यच जणू। ये फूल जो होते हैं वो एक भावना का स्पर्श करने वाली उसमें कोमलता होती है। फूलों की जो कोमलता होती है वो एक भावनाओं को स्पर्श करने वाली कोमलता होती है, और फूल ये निसर्ग के भाव काव्य है, यानी कि निसर्ग का वो एक काव्य है, ऐसा लेकर के यहाँ बोलते हैं। अशी ही फुले तशी कोणाचीच नसतात आणि तरीही सर्वांची सर्वांची असतात। देखो, ऐसी जो फूले होते हैं, फूल जो होते हैं वो किसी के ही नहीं है, फिर भी वो सभी के होते हैं। रंग, रूप, गंध याची अखंड उधळण करून आपले जीवन रसपूर्ण, अर्थपूर्ण, भावपूर्ण करण्याचे काम ती
मूकपणे करीत राहतात. देखो उसका जो रंग है, रूप है, गंध है, वो अखंड यानी कि हर समय न रुकते हुए सभी को अ, ये अपने जीवन में उसका जो रस लाते हैं, उसका यानी कि हमारे जीवन में अर्थ लाते हैं। तो ये चुपचाप फूल अपने लिए करते रहते हैं. या फुलांची उतराई व्हावे कसे, तो इसके हम ऋणी हैं. इसके उपकार हम कैसे चुकाएंगे. जड वस्तूंची पूजा फुलांनी करण्याऐवजी फुलांची पूजा भावनांनी केली तर. देखो लेखक यहाँ कहते हैं हम जड़ वस्तुची यानी कि जो बड़े चीजों की पूजा फूलों से करते हैं, तो फूलों की ही पूजा की तो कितना कैसा रहेगा. अगर हम फूलों की ही पूजा कर देते हैं, अ, अ, हमारे भावनाओं से फूलों की पूजा हमने की, तो कैसा होगा ऐसा लेखक कहते हैं. ती अधिकच फुलातील आणि जगाचे नंदनवर करतील. ती अधिकच फुलतील आणि जगाचे नंदनवन करतील. गावागावात फुलांसाठी मंदिरे असावीत. घराघरात केवळ फुलांसाठी स्वतंत्र चौरंग असावा. यानी कि गाँव-गाँव में फूलों के लिए मंदिर होना चाहिए. तो ये पूरा जग जो है वो नंदनवन सुंदर दिखेगा. तो देखो इस तरह पिछले साल यानी कि 2019 में 19 की एसएससी बोर्ड परीक्षा में ये परिचय जो है दिया था, पूछा गया था और उसके आधार पे हमें सारांश लेखन किया था. तो देखो किस तरह का सारांश लेखन किया है. हम देखो सारांश लेखन वो जो बड़ा पैराग्राफ है, इतना सारा 100 से 120 शब्दों का, तो वो कम से कम शब्दों में किस तरह लिखा है मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ. फुले सर्वांनाच आवडतात. उनमें से कौन सी बात ली है, कौन से विचार लिए हैं, कौन से शब्द, कौन सा विषय इस छोटे से सारांश में किया है वो ध्यान में रखो. पण फुले ही कोणत्या तरी कारणाने आवडतात असे होता कामा नये. ती फुले आहेत म्हणूनच आवडायला हवीत. फुले झाडावरून तोडू नयेत. ती कोमेजण्याच्या काही तास आधीच तोडायला हरकत नाही. ती झाडावरून गळून पडल्यावर वेचावीत. फुले रंग, रूप, गंध याची उधळण करून आपल्याला आनंद देतात. त्याबद्दल त्यांच्याशी कृतज्ञ राहिले पाहिजे. त्यांची मंदिरे उभारली पाहिजेत. घरात त्यांना खास चौरंगाचे आसन मिळाले पाहिजे. देखो इस सारांश लेखन में जो बड़ा परिचय दिया था, जो उतारा दिया था 100 से 120 शब्दों का, उसी का पूरा मतलब इस सारांश लेखन में हमें मिल जाता है. इसी तरह सारांश लेखन करना है हमें और 6 गुण प्राप्त करना है. वो एक उपयोजित लेखन का बहुत महत्वपूर्ण भाग है और उस भाग से तो हमें उसको लिख के अच्छे से 6 मार्क हम आसानी से ले सकते हैं. ओके सर. हाँ, किसी को अगर सवाल पूछने हैं, किसी को कुछ समस्या है तो पूछ सकते हैं. हुआ हाँ लेक्चर. हाँ सर, हाँ सर. हेलो सर, ये पीपीटी बच्चों हम सवाल लोग पूछना तो हाथ टेलीग्राम. उठाओ. हेलो हाँ बोलो बोलो बेटा. सर, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. बोलो. सर, ये आपने जितना भी पीपीटी दिखाया हम लोग के ग्रुप में भेज दीजिए ना. कौन से ग्रुप में. अपने एमसीजीएम के टेलीग्राम ग्रुप में भेज देता हूँ. हाँ हाँ सर, थैंक यू. ओके ओके. और जी अभी हाँ सी. हेलो. हाँ पूछिए चलो आप. बेबी चौरसिया ऑन करो, माइक ऑन करो.
बेबी चौरसिया माइक ऑन करो। राज प्रजापति माइक चालू करो। हेलो 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 बोलो बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर जो बेबी चौरसिया बोलो। हाँ सर, मैं बोल रही थी वो जो अलंकार वाला आपने बताया, तो उसमें अलंकार का मतलब पॉइंट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। अलंकारिक मतलब जो वाक्य को सजाया जाता है, उसको अलंकारित किया हुआ रहता है। ठीक है? अलंकार मतलब सजाना। जो वाक्यों को सजाया है, उसको ज्यादा करके बताया है, तो उसको हमें नहीं लाना है उसमें सारांश लेखन में, उसको निकाल देना है। अलंकारिक शब्द, ध्वनि, उदाहरण, उसको नहीं लिखना है सारांश लेखन। ओके। दिलीप सर। हाँ सर, हाँ। हाँ, ये 3 बच्चों ने हाथ उठाया, देखो एक एक करके पूछो आप उनसे अपने हिसाब से। हाँ हाँ। हाँ, कौन है? मनीषा। नीलम, नीलम बोल। नीलम यादव। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, बोल बोल। सर ये जो सारांश लेखन है, इसमें हाँ, मतलब हेडिंग वेडिंग नहीं लिखना रहता, मतलब टाइटल वाइटल नहीं लिखना रहता। टाइटल। हाँ वही 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 बताया ना मैंने कि शीर्षक। शीर्षक मतलब वही टाइटल। हम लिख भी सकते हैं, नहीं लिखा तो भी चलता है। ओके सर। ओके। और दिनांक उनांक सर। हाँ बोल बोल। सर नहीं नहीं दिनांक। नहीं नहीं, वो पत्र। हाँ हाँ, बोल बोल। ओके सर। वो जो दिनांक, एड्रेस जो होता है वो पत्र में होता है, सारांश लेखन में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। ओके ओके। सर, ठीक। ओके। है कोई और किसी की कुछ समस्या है?